आज मैं साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म टेल्स की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह फिल्म 3 कहानियों में बंटी हुई है। पहली कथा लॉन्ग ट्रेलिस नामक राज्य के राजा और रानी के इर्द गिर्द केंद्रित है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे यह जोड़ा खुशहाल जीवन जी रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि रानी एक दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जो उसे कभी दूसरी नहीं बनने देगी। इस कारण रानी अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर सदैव परेशान रहती थी। राजा पूरे क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और चिकित्सकों को बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी उसके भीतर की रहस्यमय बीमारी का निदान करने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद राजा अपनी रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वह कुछ सर्कस कलाकारों को महल में आमंत्रित करता है। अचानक रानी ने देखा कि सर्कस कलाकारों में से एक बच्चे की उम्मीद कर रहा है। परिणामस्वरूप वह ईर्ष्यालु हो जाती है और अपने कक्ष में प्रवेश करके चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह उसके कमरे में जाता है और उसकी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है। देर रात एक अजीब तांत्रिक महल में आता है और दावा करता है कि वह रानी की गर्भावस्था की समस्या का समाधान कर सकता है। यह सुनकर राजा उसे याद दिलाता है कि अतीत में कई लोगों ने कोशिश की है और असफल रहे हैं। हालांकि जादूगर इस बात पर अड़ा हुआ है कि रानी एक बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजा अपनी रानी के लिए कितनी दूर जाने को तैयार है। राजा अंतिम सीमा तक उत्तर देता है। नेक्रोमंट ने खुलासा किया कि उसके पास वर्षों का अनुभव है और वह प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके अलावा उनका कहना है कि प्रकृति को हमेशा संतुलन में रहना चाहिए और यदि राजा जीवन चाहता है तो उसे एक का बलिदान भी देना होगा। उसके अजीब दावों के बावजूद राजा और रानी उसे अपना पूरा समर्थन देते हैं। इसके बाद नेक्रोमंट प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू करता है। राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा जिसका दिल रानी की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर एक पवित्र और अविवाहित स्त्री उसे बनाएगी जिसे रानी खाएगी। इस तरह नेक्रोमंट ने आश्वासन दिया कि रानी गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर राजा तुरंत समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है और तैयारी शुरू कर देता है। अगले दिन राजा अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वह उस जीव को एक नदी में पाता है। जब राक्षस सो रहा होता है तो राजा उस पर हमला करने के लिए समुद्र में चला जाता है। अंततः वह जानवर को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जल्द ही वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह प्राणी का दिल निकाल लेता है। फिर रानी हृदय को कपड़े से ढककर महल में लौट आती है। बाद में महल में एक नौकरानी अविवाहित और शुद्ध पाई गई। परिणाम स्वरूप उसे हृदय तैयार करने का काम सौंपा गया है। खाना बनाते समय उसे अजीब सी अनुभूति होती है और वह अचानक गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी हृदय खा लेती है और अंततः वह गर्भवती हो जाती है। अगले दृश्य में दासी और रानी एक ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। लड़के एक ही उम्र के लग रहे हैं। रानी के बेटे का नाम एलियास है जबकि नौकरानी के बेटे का नाम योना है। इसके बाद फिल्म तेजी से 16 साल आगे बढ़ती है जहाँ बच्चे अब वयस्क हो गए हैं। रानी अपने बेटे एलियास के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है क्योंकि वह सोचती है कि उसे जीवन में दूसरा मौका दिया गया है। हालांकि 2 बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा बच्चों की तरह दिखते हैं, सामान्य बच्चे नहीं हैं क्योंकि समुद्री राक्षस का प्रतिनिधित्व उनके बालों के सफेद रंग से होता है। उनके बीच गहरी दोस्ती है और वे एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दूसरी ओर रानी उनकी दोस्ती का तिरस्कार करती है। वह अपने बेटे को बताती है कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे योना के साथ दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद एलियास अपनी मां की उपेक्षा करता है और जोना से मिलना जारी रखता है। बाद में हमें यह भी पता चला कि बच्चों में पानी के भीतर अनोखे तरीके से सांस लेने की क्षमता होती है। अगले दृश्य में रानी अपनी नौकरानी को धमकी देती है कि यदि उसने अपने बेटे को एलियास से मिलने से नहीं रोका तो उसे और उसके बच्चे को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहरहाल दोनों बेपरवाह लगते हैं और नियमित रूप से मिलते हैं। वे एक दिन हद पार कर जाते हैं जब योना इलियास के कपड़े पहनता है और रानी के पास जाता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह योना को राज्य से निर्वासित करने का विकल्प चुनती है। इलियास उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। इसके बाद योना अपने चाकू से एक पेड़ को काट देता है और वहाँ से पानी बहने लगता है। वह इलियास से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वह जीवित है और जैसे ही वह लाल हो जाता है उसे समझ जाना चाहिए कि योना की जान खतरे में है। इतना कहकर वह चला जाता है। इलियास नियमित रूप से पानी की जांच करता है कि कहीं वह लाल तो नहीं हो गया है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। योना को खोजने के लिए वह अपनी मां को सूचित किए बिना राज्य छोड़ देता है। लंबी खोज के बाद एलियास आखिरकार योना के घर पहुंच गया। उसे पता चलता है कि
कि योना ने एक युवा महिला से शादी कर ली है। वहाँ के लोग उसकी पहचान योना के रूप में करते हैं क्योंकि उनके चेहरे मोहरे एक जैसे हैं। तब उसे पता चला कि योना 5 दिन पहले जंगल गया था और तब से वापस नहीं लौटा है। इलियास फिर योना की तलाश में निकल जाता है, जबकि रानी उसके बारे में और अधिक चिंतित हो जाती है। कोई विकल्प न रह जाने पर वह फिर से नेक्रोमेंट के पास जाती है, लेकिन वह वही बात पूछता है कि यदि वह चाहती है कि उसका बच्चा वापस आ जाए तो उसे जीवन का बलिदान देना होगा। रानी तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। कहीं और योना एक गुफा के अंदर घायल अवस्था में दिखाई देता है। तभी एक उड़ता हुआ प्राणी उस पर हमला करता है और उसे मारने का प्रयास करता है। उसकी चीख सुनने के बाद इलियास योना का पता लगाता है और अपनी तलवार से उस प्राणी को खत्म कर देता है। हालांकि इलियास इस बात से अनजान है कि वह प्राणी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, लेकिन सहमति इसी पर बनी। जीवन के बदले जीवन। पहली कथा के अंतिम दृश्य में इलियास राज्य के सिंहासन पर चढ़ता है और कहानी समाप्त होती है। इसके बाद हमें दूसरा आख्यान दिखाया गया है, राजा और 2 बुजुर्ग महिलाएं, एमा और डोरा। इस कथा का केंद्र बिंदु है। राजा एक अत्यंत कामुक व्यक्ति है जो सदैव स्त्रियों से घिरा रहता है। वह हर समय भारी मात्रा में शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी का पता नहीं लगा पाया है। जैसा कि कहा गया है, उसके पास अपनी इच्छानुसार किसी से भी विवाह करने का प्रभाव और भाग्य है। बाद में हमें 2 बुजुर्ग बहनों से मिलवाया गया जो महल के पास रहती हैं। इनमें से एक का नाम डोरा और दूसरी का एमा है। डोरा एक चतुर और स्वार्थी महिला है, जबकि एमा सीधी सादी हैं। वे मुश्किल से ही अपना घर छोड़ती हैं और अविवाहित भी हैं। यह निश्चित है कि वे वहां अकेले ही मर जाएंगे, फिर भी उनकी आवाजें अविश्वसनीय रूप से सुखद और युवा लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनता है और तुरंत उसकी आवाज पर मोहित हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह उससे मिलने का फैसला करता है। जल्द ही राजा अपने मन की स्त्री पर एक नजर डालने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचता है। वह सोचता है कि डोरा युवा और सुंदर है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो बहनें घबराने लगती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर राजा को उनकी शक्ल के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई और डोरा ने राजा से 1 सप्ताह के बाद वापस आने का अनुरोध किया ताकि वह अधिक आरामदायक हो सके। अगले दृश्य में बहनें अपनी उंगलियों को युवा और सुंदर दिखाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। डोरा ने अपनी उंगलियों को जड़ी बूटियों से ढक लिया है, लेकिन वे अभी भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति की उंगलियों की तरह दिखती हैं। लेकिन दूसरी ओर एमा ने कई दिनों तक अपनी उंगली अपने मुंह में डाल रखी थी और इसी का नतीजा है कि वह काफी अच्छी और जवान दिख रही है। आज 1 सप्ताह बीत गया और यह राजा की यात्रा का दिन है। जब राजा वहां पहुंचता है तो डोरा अपनी उंगली के बजाय एमा की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा है और उसे विश्वास है कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। हालांकि बहनें अधिक चिंतित हो गईं, क्योंकि अगर राजा को उनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो वह संभवतः उन्हें समाप्त कर देगा। काफी सोचने के बाद डोरा ने एक शर्त रखी, वह राजा के साथ तभी सोएगी जब पूरा अंधेरा हो, और राजा सहमत हो गया। अगले दृश्य में एमा डोरा के शरीर को गोंद से कसना शुरू कर देती है ताकि यह आधी रात को एक युवा लड़की के शरीर की तरह लगे। मंदिर का एक गार्ड डोरा को लेने आता है, जबकि महल में अंधेरा है। राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन सुबह उसे एहसास होता है कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत महिला के साथ रात बिताई है। क्रोधित होकर उसने अपने गार्डों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दिया। सौभाग्य से वह गिरने से बच गई। जंगल में डोरा जादू देखती है, क्योंकि एक जादू वहां आता है और उसे ढूंढ लेता है। अपनी शक्तियों से डायन डोरा को लंबे बालों वाली एक खूबसूरत युवा महिला में बदल देती है। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है और पहली नजर में उसे युवा डोरा से प्यार हो जाता है। वह उसे अपने महल में लाता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को नहीं पता कि वह एक युवा लड़की में कैसे बदल गई, लेकिन वह अपनी बहन एमा को याद करती है। वह एमा को अपनी शादी में आमंत्रित करती है, जो अभी भी अपनी नई उपस्थिति के बारे में अविश्वास में है। जब एमा ने पूछा कि वह जवान कैसे हुई तो डोरा ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया कि उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार दी है। हालांकि एमा इसे सच मानती है और एक हार के बदले में अपनी पुरानी त्वचा को छीलने के लिए एक लोहार के पास जाती है। लोहार एमा से भी अधिक मूर्ख प्रतीत होता है। वह उसे जंगल में ले जाता है, एक पेड़ से बांध देता है और उसकी सारी खाल उतार देता है। अगले दृश्य में एमा नाजुक हालत में महल में लौटती है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अन्यत्र वह जादू जिसने डोरान को एक युवा लड़की में बदल दिया, लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे जैसे उसकी त्वचा मुड़ने लगती है, वह बूढ़ी होने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वह बूढ़ी हो रही है तो वह महल से भाग जाती है। कहानी एक दुखद नोट पर समाप्त होती है, क्योंकि डोरा पूरी तरह से अपने पुराने स्वरूप में बदल जाती है। इसके बाद हमें तीसरी कथा दिखाई जाती है, जो एक राजा के बारे में भी है। राजा विचित्र स्वभाव का है, चूँकि उनकी रानी का बहुत पहले निधन हो गया था। उनकी वायलेंस
वायलेट नाम की एक अविवाहित बेटी है जिससे उन्होंने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीट दिखाई देता है जो उसका खून चूस रहा है। इसे खत्म करने के बजाय अजीब राजा इसे बस अपने ऊपर हावी होने देता है। बाद में वह परजीवी को एक कांच के बक्से में रखता है और उसे हर दिन अपना खून पीने देता है। जैसे जैसे समय बीतता है कीट विशाल हो जाता है। दूसरी ओर वायलेट जो एक खूबसूरत युवा महिला बन गई है, हमेशा एक राजकुमार का सपना देखती है। हालांकि गैर जिम्मेदार राजा उसकी परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि वह हमेशा अपने परजीवी पालतू जानवर के साथ व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन परजीवी बीमार हो जाता है और मर जाता है। इससे राजा टूट जाता है, इसलिए वह इसकी खाल उतार देता है और अपनी बेटी से कहता है कि उसके लिए पति ढूंढने का समय आ गया है। वह कहता है कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है और जो इसमें जीतेगा वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर वायलेट खुश हो जाती है लेकिन थोड़ी परेशान भी हो जाती है क्योंकि वह अपने लिए एक पति ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद वह राजा के फैसले से सहमत होती है। जल्द ही पूरे राज्य में प्रतियोगिता के बारे में घोषणाएं की गईं। राजा ने अपने महल में परजीवी की खाल प्रदर्शित की और घोषणा की कि जो कोई भी कीट के नाम का अनुमान लगाएगा वह जीतेगा। बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि वह कीड़ा कभी बड़ा ही नहीं हुआ, वह बड़ा और पुराना। तभी महल में एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस प्रकट होता है। वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा झिझकते हुए उसे इसकी अनुमति दे देता है। राक्षस तब त्वचा को सूंघता है और सही उत्तर का अनुमान लगाता है। यह सुनकर हताश वायलेट छत पर भाग जाती है और आत्महत्या करने का प्रयास करती है। हालांकि राजा ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कोई अन्य विकल्प न रह जाने पर वायलेट अंततः सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में राक्षस वायलेट को दूर पहाड़ों में ले जाता है जहाँ वह कई दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब वह शिकार के लिए निकला तो उसने पास के पहाड़ पर एक अन्य महिला को देखा। वह मदद की गुहार लगाती है और उसे पूरा परिदृश्य समझाती है। महिला को भी उससे सहानुभूति है और वह मदद के लिए आने का वादा करती है। अगले दिन महिला अपने परिवार के साथ वायलेट को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। जब वे पार कर रहे थे राक्षस आ जाता है लेकिन वे सफलतापूर्वक रस्सी काटने में सफल हो जाते हैं और वह गिर जाता है। कुछ समय बाद राक्षस परिवार को ढूंढ लेता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह वायलेट का पीछा करते हुए एक गुफा में चला जाता है और उसे गले लगाने लगता है। वायलेट भी परवाह करने का दिखावा करती है लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वह उसे चाकू से खत्म कर देती है। अगले दृश्य में वायलेट राक्षस के कटे हुए सिर के साथ महल में लौटता है और उसे सभी के बगल में रख देता है। फिर वह कहती है, यह वही पति है जिसे तुमने चुना है, और रोने लगती है। राजा भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध हो जाता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। अंतिम दृश्य में वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। वह सब वीडियो से था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। इस तरह की और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो एक टिप्पणी भी छोड़े। अगली बार तक अपना ध्यान रखना।